हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा नाभिकीय बल, नाभिक का स्थायित्व पढ़ेंगे। परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एक एएमयू कितनी ऊर्जा के समतुल्य होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे युग्म का उत्पादन और युग्म का विनाश कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखो भाई, जैसे कि मैंने सारे लेक्चर्स सारे चैप्टर लगभग पढ़ा दिए हैं। ये जो है 2 वीडियो इसमें और आएगा, और दो वीडियो मैं डालूंगा सेमीकंडक्टर में 14 वाले चैप्टर में। और फिर पूरी फिजिक्स को हम लगभग क्या कर देंगे, खत्म कर दिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, वन शॉट लेके आएंगे और आपके लिए नए नए प्रश्न लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे हैं। डेरिवेशन की सीरीज आएगी, उसके बाद आपका जो है न्यूमेरिकल की सीरीज आएगी। किस टॉपिक से कहां से सवाल कैसे कैसे लगातार पूछी गई है, उस टॉपिक को चुन चुन के सवालें आपको बताई जाएंगी विद कॉन्सेप्ट। मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो चीजें हैं ना, आपको यहाँ पे हर चीज, जो भी चीज आप कहेंगे वो हर चीज आपको मैं यहाँ दूंगा। जो भी चीज आपको लगता है कि सर मुझे ये चाहिए, वो यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। और धीरे धीरे मैं मैथ के भी क्वेश्चंस लाऊंगा, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, मतलब जितना मैथ है, कैलकुलस का मैथ हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से 8-8 नंबर के 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ। बस 2-4 दिन में ये सारे प्रश्न आने लगेंगे। मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है इसमें हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो है टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा है, हम इसको समझेंगे। और आइए सीधे बढ़ते हैं मेरे भाई, सीधे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, नाभिकीय बल क्या है और नाभिकीय बल की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। तो सबसे पहले नाभिकीय बल, नाभिक में पाए जाने वाला, मतलब नाभिकीय बल में नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पक्का इन सबको क्या करता है, बांध के रखता है। देखो, नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, यस। क्या प्रोटॉन एक ही प्रोटॉन है? नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन है। तो बहुत सारे प्रोटॉन आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं, आपस में क्या प्रतिकर्षण कर रहे हैं, लेकिन नाभिक से बाहर नहीं पाते, लेकिन नाभिक से बाहर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इस फोर्स के कारण जो अपने प्रोटॉन है प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, फिर भी वो बाहर नहीं आते, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तो उदासीन होता है। हालांकि इस पर हम अभी नाभिक के अस्तित्व की जब बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या है कि नाभिकीय बल हम कहेंगे किसको, तो सीधे सीधे कह सकते हैं मेरे भाई कि नाभिकीय बल हम उसे कहते हैं, सीधे 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 बोलते हैं, नाभिकीय बल बल उसे कहते हैं, कहते हैं जो जो न्यूट्रॉनों को को प्रोटॉनों से प्रोटॉनों से ठीक है, प्रोटॉनों को प्रोटॉनों को को प्रोटॉनों से प्रोटॉनों से एवं न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों से न्यूट्रॉनों से क्या करता है, बांधे रखता है, से बांधे रखता है, बांधे रखता है। वही हमारा क्या कहलाता है, नाभिकीय बल। वही हमारा क्या कहलाता है, नाभिकीय वही हमारा क्या कहलाता है, नाभिकीय बल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं। वही हमारा क्या होता है, नाभिकीय वही हमारा क्या होता है भैया, नाभिकीय बल। थोड़ा सा इधर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे से शब्द छूट गए भैया। हमसे क्या होता है, मैं सारी चीजें बोलता रहता हूँ, छोटे मोटे वर्ड्स छूट जाते हैं, तो आप ध्यान दिया करें बोलने पे। ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाया करें। तो ठीक है, नाभिकीय नाभिक बल उसे कहते हैं, या नाभिकीय बल यहाँ पे लिखना चाहिए हमें। देखो, हमने बोला था नाभिकीय बल, लेकिन लिखा कौन क्या है, नाभिकीय बल। बड़ी समस्या है यार।
ये समस्या बड़ी जल्दी दूर होगी। देख, तो नाभिकीय बल उसे कहते हैं जो न्यूट्रॉनों को प्रोटॉनों से, प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से और न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों से बांधे रखता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। क्या करते हैं? रखते हैं। या फिर इसी को ऐसे कह सकते हो, न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियनों का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। न्यूक्लियनों को नाभिक से, न्यूक्लियनों को नाभिक के भीतर लिखना है, के भीतर, भीतर रखने वाले, भीतर बांधे रखने वाले, भीतर बांधे रखने वाले वाले आकर्षण बल को, आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। इस तरह भी आप परिभाषित कर सकते हैं, नाभिकीय बल कहते। आई होप यू क्लियर। सीधी सी बात है यार, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना है इसमें। नाभिकीय बल, जो नाभिक में जो न्यूक्लियन है यानी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनको बांधे रखने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। दैट्स सिंपल एज दैट, खत्म। बस इतना ही बताना है। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है भाई, देखो ये नाभिकीय बल अगर पूछा जाए कब एक्टिव होता है, तो नाभिकीय बल जो है कब एक्टिव होता है? जब दो परमाणु या दो प्रोटॉनों, दो न्यूट्रॉनों के बीच की दूरी क्या हो? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर हो आती है। दो अणु या दो प्रोटॉनों, दो इलेक्ट्रॉनों, दो कणों के बीच की दूरी इतनी होती है, तब जाके हमें क्या होता है? नाभिकीय, जो हमारा नाभिकीय बल है, तभी हमारा क्या होता है? एक्टिव होता है, अन्यथा वो एक्टिव नहीं होता है। ध्यान देना। तो नाभिकीय बल अत्यंत छोटे स्थान पे लगता है। अत्यंत छोटे स्थान पे मतलब बता रहे हैं 10⁻15 से 10⁻14 से 10⁻15 मीटर की दूरी पर लागू होता है। यह बल, लिख दे रहा हूं मैं यहीं पे, यह बल, ओहो क्या लिखती है, यह बल तभी एक्टिव होता है, तभी एक्टिव होता है जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी, बल तभी एक्टिव होता है जब अत्यंत दूरी, अत्यंत दूरी, अत्यंत छोटी दूरी, अत्यंत छोटी दूरी लिख दो, छोटी दूरी 10⁻⁻14 मीटर से, मीटर या 10⁻⁻15 मीटर होती है, तभी ये बल क्या होता है? कार्य करता है, लगता है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना नाभिकीय बल के लिए। एक नंबर में ये पूछ सकता है, बस इसके रिक्वायर सिर्फ एक नंबर में है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो भाई, ये जो नाभिकीय बल है ना अपना, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो नाभिकीय बल होता है ना, नाभिकीय बल पहली बात तो आकर्षण बल नहीं होता है, ध्यान से सुनना। भले मैंने यहाँ पे आकर्षण बल को नाभिकीय बल बोला, लेकिन नाभिक क्या है? आकर्षण बल, सॉरी, आकर्षण बल होता है, तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सॉरी। तो नाभिकीय जो बल है, नाभिकीय बल, बल एक आकर्षण बल है, एक आकर्षण बल है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी चीज ये है कि नाभिकीय बल, नाभिकीय बल आवेश पर, जो आवेश होता है, जो चार्ज है, आवेश पर निर्भर नहीं है, आवेश पर निर्भर नहीं है, का मतलब नहीं होता, नहीं
होता है। दूसरी चीज से बस इसे गुण लिख देना बस मेरे भाई, ज्यादा में पीएचडी वगैरह नहीं करना इसमें। और चीज बताता है कि नाभिकीय बल, जो अपना नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल गुरुत्व बल नहीं है। गुरुत्व बल नहीं है मेरे भाई, ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप का नहीं है, ये वस्तुओं को खींचता नहीं है, गुरुत्व बल नहीं है, सेंटर की ओर नहीं लगता। ठीक है सर, कितनी बातें होगी? 3 बात, 4-5 बातें आपको लिखना है बस, ज्यादा नहीं। चार चौथी बातें क्या है भाई, ये भी लिख सकते हो कि नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल आपका वैद्युत बल भी नहीं है, जो वैद्युत बल होता है वो भी नहीं है, वैद्युत बल नहीं है। अच्छा जी, 5 लिखाएंगे काम की काम चीज, बाकी लिखने के लिए आप बहुत सारा लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान, नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल बल है, ये बात तो है। नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल बल होता है। क्यों प्रबल बल होता है? क्योंकि मेरे भाई क्यों प्रबल बल होता है? क्योंकि यह बल ना, जब दो वस्तुएं बहुत मतलब 10⁻⁻14 मीटर या 10⁻15 मीटर के कम दूरी या इसकी इतनी दूरी पर होती है, तब जाके ये बल क्या होता है, एक्टिव होता है। और यह दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना गया है। नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या माना गया है? अपना नाभिकीय बल। तो कभी भी ये आ सकता है कि नाभिकीय बल से क्या समझते हैं, इसको गुण लिखिए, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपके नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है आज के मेरे भाई, नाभिक का अस्थायित्व। इसको मैंने थोड़ा सा पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं, आप ध्यान से समझे, मैं समझाते चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो नाभिक का अस्थायित्व, नाभिक का जो अस्थायित्व है, तो देखो अस्थाई एक तो होते हैं, कुछ परमाणु ऐसे हैं या कुछ तत्व ऐसे हैं जो अस्थाई होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो अस्थाई होते हैं। तो अस्थाई नाभिक किसे कहते हैं हम लोग, या अस्थाई नाभिक में हम किसकी बात करते हैं, अस्थाई नाभिक में हम किसकी बात करेंगे, अगर वो अस्थाई है तो क्यों है, अस्थाई हो तो क्यों है, क्या करता है, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए हमारे पास, देखो हमने लिख रखा है अस्थाई नाभिक। अस्थाई नाभिक के बारे में बोला गया है कि हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हल्के तत्व हैं या परमाणु हैं, जितने भी हल्के तत्व कहो या इनको परमाणु, हल्के परमाणुओं के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियॉन। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों संख्याओं का योग ही न्यूक्लियॉन के बराबर होता है। मैंने एक शब्द लिखा है क्या, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन की संख्या क्या, लगभग बराबर होती है। मतलब ये कह रहा है कि हल्के परमाणुओं के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। ये पहली बात कह रहा है, ठीक है सर। जब हल्के नाभिक हैं बच्चों, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल, आकर्षण बल, नाभिक में जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो आकर्षण बल होता है। प्रोटॉनों के बीच, इसके प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल को निरस्त कर देता है। देखो जो नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल को कौन निरस्त कर रहा है, नाभिक में प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल। जो प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल है, प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, जिससे हल्के नाभिक का अस्थायित्व क्या होता है, बना रहता है, यानी वो अस्थायी अवस्था में नहीं आते हैं, यही कारण है। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करने वाले हैं अस्थायी नाभिक की। अस्थायी नाभिक में क्या बोलने वाले हैं मेरे भाई, अस्थायी नाभिक में क्या होता है, हम जैसे ही हम भारी नाभिक लेते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, भारी नाभिक, यहाँ पे मैं लिख दिया भारी परमाणुओं के नाभिकों में न्यूक्लियॉनों की संख्या बढ़ती है या बढ़ती रहती है। अब वहां पे क्या है, बराबर थी, यहाँ पर भारी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, बढ़ती रहती है। परंतु बोला गया है कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या है प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की अपेक्षा, प्रोटॉन की संख्या की अपेक्षा क्या होती है,
तेजी से बढ़ती है। प्रोटॉनों के बीच कह रहा है, प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा न्यूक्लियनों यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? नाभिकीय बल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे पास दो बल कार्य कर रहा है। क्लियर? अतः हम कह सकते हैं कि कुल अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण बल कुल प्रतिकर्षण बल तथा कुल नाभिकीय बल की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। कुल जो प्रतिकर्षण बल है कुल नाभिकीय बल की अपेक्षा क्या करता है? तेजी से बढ़ता है। कौन? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्या है? नाभिकीय बल की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है इसमें, और न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है। प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से ज्यादा तेज हो रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ेगी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और जब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो जिससे नाभिक का अस्थायित्व घटने लगता है, अर्थात नाभिक जो है अस्थायी हो जाता है। और अस्थायी परमाणु कहाँ मिलते हैं? परमाणु क्रमांक 82 के ऊपर वाले सभी तत्वों को 82 के ऊपर वाले सभी तत्वों को हम लोग बोलते हैं अस्थायी नाभिक। ठीक है, अस्थायी नाभिक। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास एक शीशे का बॉक्स है, उसमें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी इस देखो 82 के ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? अस्थायी कण होते हैं। ये अस्थायी होने के लिए अल्फा किरण, गामा और बीटा किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। इस चीज को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो ये हो गया अस्थायी और अस्थायी होने का कारण कि नाभिक में कि कौन सा नाभिक अस्थायी है और क्यों है, और कौन सा अस्थायी है वो क्यों है, ये कारण हमने लिख दिया। ये हमारा दूसरा टॉपिक आज का खत्म हो गया मेरे भाई, सिर्फ लिखने के लिए आता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जिसका प्यारा सा नाम है मेरे भाई द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एएमयू की समतुल्य ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है ये अपना टॉपिक। क्या है? छोटा है पर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये अपना टॉपिक क्या है? छोटा है पर इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? तो सबसे पहले ये हमारे पास है क्या? परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है मेरे भाई कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा मेरे भाई। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, हमें इसको क्या करना है? बहुत अच्छे से समझना है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये गिरा जा रहा है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है? तो सीधी सी बात है, जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? कि कार्बन परमाणु के 12वां भाग जो है को बोला जाता है, कार्बन परमाणु के जो 12वां भाग है उसी को एएमयू कहते हैं। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो हम यहाँ पे पहले तो ये बात अपन बढ़िया से चिपका देते हैं। एक कार्बन परमाणु, लेकिन ओहो, एक एक ज्यादा टाइप बड़ा चल रहा है। एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन मतलब C6C12 परमाणु, एक कार्बन परमाणु के 12वें, कौन से? या 12वें, 12वें लिख दिया या 12वें, 12वें हिस्से को, हिस्से को को परमाणु परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। सीधा सीधा लिख सकते हो भैया कि कार्बन परमाणु के 12वें भाग को या 12वें हिस्से को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और हमें एक चीज अच्छे से पता है मेरे भाई, क्या? हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि 12वें लिखो या 12वें लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 12वें लिख दिया जाए, ले भाई विनोद 12वें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, इसको मेटो मेटो भाई, मेटो 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 12वें लिख दो। बारहवें भाग या हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। या कह सकते हैं कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक,
या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है भैया दूसरे लैंग्वेज में, मतलब चीजें वही हैं। आप इस तरह कह सकते हो कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एएमयू। कार्बन परमाणु परमाणु यानी क्या, C6 यस 12 C6 12 के द्रव्यमान, दोनों एक ही बात है, घबराना नहीं है, दोनों द्रव्यमान के 12वें भाग के या हिस्से के बराबर होता है, बराबर होता, क्लियर, बराबर होता है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एक एएमयू है, जो हमारा एक एएमयू है, बाय डेफिनेशन क्या बता रहा है कि 12वां भाग, तो 1/12 इंटू हम लिख सकते हैं क्या, C12 के एक परमाणु परमाणु का द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होता है। यही बात हमने डेफिनेशन में लिखा है, यही बात हमने क्या है डेफिनेशन में लिखा है। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं बॉक्स में बंद, क्योंकि बंद करना जरूरी है। यार इतना लिखे के बाद साला कि ये इस बात को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, काम की बात है। देख, ये हमारा एक एएमयू के बराबर होता है, लेकिन वास्तविकता में हम एएमयू का मान कैसे निकालें, एएमयू का मान हम वास्तविकता में कैसे निकालें। तो देखो वास्तविकता में एएमयू का मान कैसे निकालें, एक चीज हम जानते हैं, या वैल्यू आप लिख सकते हैं एएमयू, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैल्यू ऑफ एक एएमयू इन किलोग्राम, किलोग्राम में, मतलब किलोग्राम में हम एक एएमयू का मान निकालने चल रहे हैं भैया। घबराइए नहीं आप, शांति के साथ बैठे रहिए, ठीक है। एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना रहेगा। तो देखो भैया, हम सीधी सीधी सी बात जानते हैं कि क्या है, कार्बन का परमाणु 12वां भाग है, तो सीधे सीधा एक एएमयू। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, कि यहाँ पर एक परमाणु में अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, एक परमाणु में अवोगाद्रो संख्या, एक परमाणु के लिए जो अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या, आओ जो गाद्रो संख्या है मेरी भाई क्या होती है, आओ गाद्रो संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23 प्रति मोल, क्या बोलते हैं, प्रति मोल या मोल इनवर्स, प्रति मोल या मोल इनवर्स, ठीक है सर। अब क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि एक ए एम यू बराबर क्या होता है, एक एम यू बराबर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जरा देखिए, ध्यान से समझो मेरे भाई, ध्यान से समझो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझो तभी आएगा। तो एक एमयू बराबर अभी अभी लिखा है 1/12, फिर क्या लिखा है, कार्बन परमाणु के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब ये, तो 12 12 बटे क्या हो जाएगा, एन ए, एन ए, यहां से हम कहेंगे 12 से 12 काट देंगे। ध्यान से सुनना, ये जो डाटा है ना, वो क्या है भाई, हम सीधे सीधे कह सकते हैं ना कि कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार 12 है, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है, 12 है,
और अवगाद्रो संख्या कितनी, Na, तो भाग कर दिया, 12 से 12 कट गया, तो हमारा क्या बच रहा है 1/n इंटू ए। अब हमें पता है कि अवोगाद्रो जो संख्या होती है हमारी 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितनी होती है 23। अब जब आप इसको भाग करेंगे आएगा 0.166 इंटू 10 टू द पावर -23, ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब अगर हम दशमलव यहाँ पे लाएं, दशमलव को हम एक अंक के इधर लाएंगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 24, और ये किस में आता है मेरे भाई, ग्राम में आता है। किस में आता है, ग्राम में। अब ग्राम से हम इसको बदल लेंगे किलोग्राम में, इसको हम बदल लेंगे किसको, किलोग्राम में, क्योंकि हमने हेडिंग में लगाया किलोग्राम। 1.66 इंटू 10 टू द पावर क्या है, ग्राम में है, किलोग्राम में बदलें 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये केजी में हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर एक्चुअल में आने वाला है वो एक एएमयू बराबर कितना आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। ये हमारा जो हेडिंग डाली गई है उसके लिए ये रिजल्ट है, उसके लिए क्या है ये रिजल्ट। तो ये चीज अगर हम याद रखेंगे मेरे भाई कि एक एएमयू कितने के बराबर होती है 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 केजी के बराबर होती है, 27 केजी के बराबर होती है। ये तो हमारा द्रव्यमान आया एक एएमयू का। हम इसकी एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा निकाल सकते हैं। जैसे देखो लिखा है ना एक एएमयू की समतुल्य ऊर्जा, तो एक एएमयू की समतुल्य ऊर्जा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आने वाला है। तो भैया हम यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं, फिर से वही हेडिंग कि एक एएमयू इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एएमयू की समतुल्य ऊर्जा, ऊर्जा देखो भैया बहुत ध्यान से समझना, एक एएमयू की समतुल्य ऊर्जा बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। एक एएमयू की समतुल्य ऊर्जा हम लोग निकालने चल रहे हैं। देखो एक एमयू की समतुल्य ऊर्जा, ध्यान से सुनो, हमें क्या है, हमको पता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। आइंस्टीन बाबा ने बताया है कि प्रत्येक द्रव्यमान में उसके प्रत्येक पदार्थ के द्रव्यमान में उसके द्रव्यमान के कारण क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो एक एमयू तो हमें द्रव्यमान पता है ना। अब देखो आइंस्टाइन के द्रव्यमान समीकरण से हम लगाएंगे इसको, क्या लगाएंगे, आइंस्टीन आइंस्टीन के द्रव्यमान समीकरण से, आइंस्टाइन का द्रव्यमान समीकरण क्या है, बच्चे बच्चे को पता है ये कि जो डेल्टा ई होता है बराबर क्या होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या ई बराबर सी स्क्वायर। अब जो अपना डेल्टा एम है वो कितना है, वो जो डेल्टा एम है ना वो एक एएमयू ही है, क्योंकि अभी हमने पीछे निकाला था क्या, ये जो मान निकाला है किलोग्राम में, ये हमारा कितना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। क्या आ गया 27 केजी आ गया, ठीक है सर 27 केजी आ गया, बहुत अच्छी बात है सर। अब हम क्या करते हैं, इस मान को यहाँ पे रखते हैं, एनर्जी निकालते हैं। 1.66 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -27, और प्रकाश की चाल कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि 3 × 10 के घाते कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा -27, और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 8 दूना 16, ये 8 दूना क्या हो जाएगा 16। ठीक है, क्या इतनी बात आपको क्लियर है जी, है जी, है जी, बोलो जी जी, बोलो है जी जी, बोलो जरा जल्दी से दिल का दरवाजा खोलो जी, अरे बोलो जी। जब आप इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा मेरे भाई 1. हम दशमलव को भी एक अंक इधर कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो ना लिखो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अच्छा लिख ही देते, पहले पूरा पूरा गुणा देते। 14 आपका आ जाएगा ये 94 इंटू 10 टू 27 में से 16 का कितना आएगा 11, या हम इसको लिख सकते हैं 1.495 5 नहीं 4 इंटू 10 टू द पावर -10
क्या ये जो एनर्जी आई है मेरे भाई, ये जो एनर्जी आई है वो किस में आई है? जूल में आई है। ये जो एनर्जी आई है जूल में आई है। अब एनर्जी को हम क्या करेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो एनर्जी आई है मेरे भाई, ये जो एनर्जी आई है वो किस में आई है? ओहो, ये जो एनर्जी आई है मेरे भाई वो किस में आई है? ध्यान से समझो, जूल में पूछेगा तो इतनी एनर्जी होती है। अब इसी एनर्जी को हम लोग क्या निकालेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने पिछले क्लासों में सिखाया है कि कोई भी एनर्जी अगर जूल में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए स्मॉल ई से यानी 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम से क्या कर दिया जाता है? भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जूल, जूल को किस में बदलना है? बदल देते हैं सीधा सीधा, इसमें क्या करना है? तो जूल को हम किस में बदलेंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने वाले हैं। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? 1.94 है, 94 भी ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो, 4 पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 इंटू 10 to the power -10, 4 के यहाँ छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जूल में है। अब है ये, इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? ई से हम कर देंगे भाग, यानी कि 1.49 इंटू 10 to the power -10 में हम किससे भाग कर देंगे? 1.6 इंटू 10 to the power -16। जब आप इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई आपका कितना, पता है कितना आएगा? क्या पता है? पता है, पता है, पता है, पता है, पता है, नहीं पता है, पता है, पता है, पता है। जब आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 931.05 गुणे 10 के घाते माइनस प्लस 6, क्योंकि 16 ऊपर जाएगा 10 चला जाएगा 6। अब यहाँ पे हम इसको 931.5 की तुलना, 931.05, 05 बहुत छोटी वैल्यू तो इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931। इसका मतलब 10 पावर 6 का मतलब मेगा होता है, तो ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी क्या होगी? एनर्जी आ गई। ये हमारी क्या होगी? एनर्जी आ गई। तो मेरे भाई ये आपसे कई बार पूछा गया, ये आपसे कई बार पूछा गया, तो आप इस बात को ध्यान देंगे मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक एएमयू की ऊर्जा कितने के समतुल्य होते हैं? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितने के? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होती है ये? बराबर होती है। इस पर हम सवाल लेके आएंगे पर नेक्स्ट वाली वीडियो में, या तो कहो मैं इस पर एक सवाल ले लूं, बातों बातों में एक सवाल मैं क्या करूं? ले लूं उस पर, अगर आप कहें तो। लेकिन कैलकुलेशन इस सवालों में बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जू लो 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 कि ना लू लू कि ना लू कि ना लू। सवाल ले भी सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सवाल लेना चाहें तो मैं यही साइड में एक सवाल आपको करा ही दे रहा हूं। इसको थोड़ा मैं करूंगा छोटा कर। तो मैं करूंगा थोड़ा सा छोटा। लंबाई इसकी वही रहने दीजिए, ठीक है। चल, अब यहाँ पे एक सवाल बना लेते हैं मेरे भाई, सवाल आपके कर ही ली जाए। एक सवाल इसी पे ले लिया जा रहा है, और इस पर जो मैं भाई, इसका जो सही में सवाल का उपयोग है, जब मैं इसके बाद अगली वाली वीडियो में द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताऊंगा, वहां पर इस मेगा इलेक्ट्रॉन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या है? कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है मेरे भाई। यहाँ पर हम एक सवाल ले ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नहीं है। हमारे पास एक सवाल है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक 13-14 लाख का, तो आप इसको देख लीजिए, लाखों में खोल खेल रहे हैं। एक प्रोटॉन, पहले सवाल बना दिया जाए, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान यानी एमपी दिया है, वो अपना दिया है कितना? 1.67 इंटू 10 to the power -27 के जी। कितना है? के जी, ठीक है। को कह रहा है, को
को ऊर्जा में बदला जाए, को ऊर्जा में बदला जाए, तब प्राप्त ऊर्जा जूल एवं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी जैसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ये एक सवाल ले लिया हमने, ठीक है, ज्ञात कीजिए। क्या इतनी बात सही है? यस सर सवाल ले लिया हमने। अब सवाल का सोल्यूशन देखें भाई, क्या क्या दिया है, क्या हमारे पास द्रव्यमान दिया है, यानी द्रव्यमान बोले तो डेल्टा एम दिया है, वो चाहे जिसका द्रव्यमान हो, चाहे प्रोटॉन का चाहे जिसका, तो वो द्रव्यमान हमें दिया गया है, कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 27 kg दिया गया। प्रकाश की चाल नहीं दी गई है, लेकिन हमें पता है 8 मीटर पर सेकंड होती है। हमसे क्या पूछ रहा है, ऊर्जा प्राप्त करना है, ऊर्जा में बदलना है, तो सिंपल सी बात है, E बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, अभी अभी हमने ये बातें बताई थी कि डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा ये, तो एनर्जी हमारी यहाँ से आराम से निकल जाएगी, 1.67 है इंटू 10 टू द पावर कितना है माइनस 27 है, और यहाँ प्रकाश की चाल को वर्क करेंगे तो 9 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 16। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? तो आप इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15.03 गुणे 10 के घाते माइनस 11, 27 में 16 घटा देंगे 11 आ जाएगा माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 1.5, बस इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, बाकी 0.3 गुणे 10 के घाते माइनस 10 क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ये जो एनर्जी आई हमारी बहुत ही आसान, किस में आ गई, जूल में आ गई। अब अगर हमें इसे किस में बदलना है, अब हम इसे किस में बदलना है चाहेंगे, किस में बदलना चाहे मेरे भाई, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहें या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो सीधा सीधा मेरे भाई क्या करना है आपको, चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, अब इसको जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो सीधी सी बात है कि इसको हम क्या करेंगे, इस मान को में हम ई से भाग कर देते हैं, इस मान में हम क्या करेंगे, इसे भाग कर देंगे, सिंपल सी बात है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर से कितना माइनस 16 से क्या कर देंगे, वो 16 कहाँ होता है 19 होता है यार मेरे भाई, भारी मिस्टेक, यहाँ भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया था, अब इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे ये होता है कितना 19, ठीक है, यहाँ भी गलती से वही चीज़ लिख, यहाँ भी अपना क्या है 19, ठीक है। चल थोड़ा बहुत, हाँ आप लोग थोड़ा सा देख लिया करो, क्योंकि बोलते रहते हैं पर चीज़ें क्या होती हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिसमैच हो जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब हम इसका भाग लगाते हैं तो मेरे भाई मेरे पास आता है, आप इसको भाग लगा के आराम से चेक कर सकते हैं, ये आएगा पॉइंट, क्योंकि छोटा है 939, 3 अंक तक ला रहे हैं बहुत है ना, या फिर बस 3 अंक तक लाओ, या 3 अंक तक लाओ बस, छोड़ो यार ज़्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है, ये आ जाएगा किसमें पूरे 10 टू द पावर 6, 19 में से 10 जाएगा, दशमलव भी इधर लाएंगे है ना, अभी तो ये आ जाएगा 9 बचेगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9, जब इसको हम 3 अंक को इधर करेंगे 3 दशमलव मतलब ये हो जाएगा 939, क्या हो जाएगा 939 मेगा देखो देखो 3 अंक घटाएंगे, देखो सुन लो सुन लो, ये आ जाए 10 पावर 6, और 10 पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या मेगा, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका क्या आ गया, सवाल आ गया। सवाल में कुछ खास दिक्कत नहीं है, जैसे आपने प्रोसेस किया वैसे सवाल करना है। तो मेरा आज का टॉपिक लास्ट वाला बचा है, जिसका नाम है युग्म उत्पादन एंड युग्म विनाश। आई होप क्लियर, सब कुछ क्लियर है ना भाई, पीछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो सारी चीजें मैंने क्लियर किया है। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, सीधे 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 लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, सीधे हमारे लास्ट टॉपिक क्या है, युग्म उत्पादन एंड युग्म विनाश, यानी कि पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन को समझेंगे।
युग्म उत्पादन आप समझेंगे तो इसी का उल्टा है युग्म विनाश। जैसे युग्म का, युग्म मतलब दो, दो लोगों का जैसे उत्पन्न होंगे वैसे दो लोग मरेंगे भी। विनाश, तो देखो पहला क्या है, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, तो युग्म उत्पादन में क्या होता है जरा ध्यान से, तो पहले चित्र के माध्यम से आप समझे मेरी भाई। बहुत ही बढ़िया चीज है, हमारे पास क्या एक नाभिक है, यहाँ पर क्या है एक नाभिक है। ये मैं दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा पहले, है ना, चित्र के द्वारा पहले बता दिया जाए। ये हमारे पास क्या है, कोई नाभिक है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, Ze है। Ze मतलब नाभिक है, प्लस प्लस Ze है, नाभिक है। ये क्या है अपना, मैं क्या कह रहा हूं, ये नाभिक है। अब नाभिक पे क्या किया गया, ध्यान से सुनना। जब भी कोई ऊर्जावान, जब भी कोई ऊर्जावान प्रकाश की किरण, जब कोई ऊर्जावान प्रकाश की किरण फोटान पर गिराया जाता है, फोटान पर गिराया, देखो ये है हमारा, सॉरी फोटान, फोटान पर गिराया, नाभिक पे गिराया जाता है। जब भी देखो, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो चित्र के माध्यम से। जब भी हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी का, ये है फोटान, जो इसकी ऊर्जा है ना, ये है इसकी ऊर्जा एच न्यू, ऊर्जा इसकी कितनी, एच न्यू, कितनी है, एच न्यू। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी नाभिक पर एक फोटान को गिराते हैं, तो नाभिक क्या करता है, ये इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो ऐसे, एक तो ऐसे बढ़ जाता है और एक ऐसे, एक ऐसे बढ़ जाता है और एक, सॉरी, एक ऐसे। तो यहां पे क्या करता है वो, उसमें तो पहले तो क्या करता है, एक प्लस बीटा वन जीरो उत्पन्न करता है और एक माइनस बीटा जीरो वन। मतलब ये जो बीटा जीरो वन है, ये अपना क्या होता है, उसको उन्होंने बोला ये है इलेक्ट्रॉन, और इसको उन्होंने बोला पॉजिट्रॉन। क्या बोला, पॉजिट पॉजिट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब किसी भारी नाभिक पर, रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देखो, इसका रिएक्शन कैसे हुआ। जब किसी भारी नाभिक पर एच न्यू आवृत्ति का प्रकाश जब डाला गया, तो ये क्या हुआ, बीटा वन जीरो प्लस प्लस वन है, और बीटा जीरो माइनस वन में क्या हो गया, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। अब एक बात और ध्यान से सुनना भगवान, जब किसी नाभिक पर हमने ऐसे ऊर्जा वाला कोई फोटोन डाल दिया तो ये नाभिक टूट गया, दो बातों में, एक पॉजिट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन में। ऐसा कब होगा भाई, क्या होगा, यह यह नाभिक तभी दो चीजों में टूटेगा, यह नाभिक तभी, नाभिक का तभी युग्म उत्पादन होगा जब इसके एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है 1.02, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम एनर्जी का, इससे कम एनर्जी का कोई भी ऊर्जावान फोटान नाभिक पर गिराएंगे तो नाभिक के टुकड़े नहीं होंगे, यानी युग्म का उत्पादन पॉसिबल नहीं है। अब इसी बात को मैं लिख के आपको बता दे रहा हूं, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो देखो देखो, आप इसको लिखते कैसे हैं, जब किसी नाभिक पर, नाभिक पर पर ऊर्जावान, मतलब जो ऊर्जा से भरा हो, ऊर्जावान, और उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऊर्जावान फोटान या गामा फोटान कह सकते हो,
गामा फोटान गामा फोटान जब किसी नाभिक पर ऊर्जावान यानी इतनी ऊर्जा का फोटान गिराया जाता है, गिराया जाता है, तो नाभिक नाभिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके करके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पॉजिट्रॉन 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 क्या करता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न ऊर्जा अवशोषित करके पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है। ठीक है, यही प्रक्रिया प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाती है, कहलाती। क्या आपको अब क्लियर हुआ? बस एक बात का आप याद रखेंगे कि युग्म उत्पादन तभी होगा जब किसी नाभिक पर एक ऊर्जावान, मतलब कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन, इतनी ऊर्जा से कम ऊर्जा का कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी का, हाई एनर्जी का फोटान अगर नाभिक पर गिराते हैं इससे कम एनर्जी का, तो ये नाभिक के दो टुकड़े नहीं होंगे। तो युग्म उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए कि जो गामा फोटान है उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, होनी चाहिए 1.02 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, इतनी एनर्जी इसकी होनी चाहिए। तो बस ये कंडीशन आ सकता है कि युग्म उत्पादन कब संभव है, तो हम यहां लिख सकते हैं युग्म उत्पादन तभी संभव है जब गामा फोटान की ऊर्जा कम से कम, यहां चाहे लिख दो भैया नोट में, नोट में हम यहां लिख देते हैं, नहीं तो मेरे भाई मेरे बच्चे गरीब हैं, लिख देंगे क्या युग्म उत्पादन तभी पॉसिबल है, युग्म उत्पादन तभी संभव है, तभी संभव है जब गामा फोटान की ऊर्जा ऊर्जा कम से कम, कम से कम 1 पॉइंट, ओहो सॉरी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम 1.2 मेगा 1.2 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सॉरी, युग्म उत्पादन तभी संभव है जब इसकी जब गामा फोटान की ऊर्जा कम से कम 1.2 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इससे कम एनर्जी पर कोई भी उत्पादन नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी एनर्जी ले लो लेकिन इतने कम एनर्जी, ये हुआ हमारा क्या है, युग्म उत्पादन। अब इसी तरह से भैया युग्म विनाश है, मैं इसको यही कराऊंगा, युग्म विनाश को भी, युग्म विनाश, इसको तो मैं डायरेक्ट पहले लिखूंगा कि युग्म विनाश क्या है। भाई युग्म विनाश में क्या है, जब यही प्रोटॉन और सॉरी जब यही पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के निकट आएंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पूर्णतः विनाश कर देते हैं और दो फोटॉनों की उत्पत्ति होती है जिसे युग्म विनाश कहते हैं। चलिए क्या लिख देते हैं सीधे सीधे, जब
इसको तो लिख देना सीधे सीधे। जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के अत्यंत अत्यंत पास आते हैं। अत्यंत क्या करते हैं, दोनों पास आते हैं, तो एक दूसरे का विनाश एक दूसरे का विनाश कर देते तथा ऊर्जा के रूप में दो फोटान, बॉयस सही भैया, दो गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है। यही प्रक्रिया युग्म विनाश कहलाती है। ठीक है, जैसे इसमें देखो, एक प्लस बीटा और एक -1 बीटा जब आपस में क्या करें, बहुत संयोग करते हैं। क्या करते हैं, संयोग करते हैं। दोनों संयोग करते हैं ना, तो इसके कारण H ऊर्जा होती है। ये है अपना पॉजिट्रॉन और ये है अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गामा फोटान दो, मैंने बोला दो गामा फोटान, H और H भैया एक की जो एनर्जी होती है वो आपको बता दो मेरे भाई 0.51 होती है, और इसकी भी एनर्जी होती है 0.51। तो दोनों एनर्जी को जब जोड़ देते हैं तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अच्छे सर ये जो बता रहे थे आप एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी मतलब एक का तो मतलब 0.1 था, 0.51 था। हाँ यस, दो फोटान के लिए वो इतना एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये हुआ। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात? यहाँ पे प्रत्येक गामा फोटान की जो ऊर्जा है वो कितनी है, 0.1 सॉरी क्या हो जाता है, 0.51 होता है एनर्जी गामा फोटान की, और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या कहलाता है, युग्म उत्पादन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, युग्म उत्पादन कहलाता है। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या, कि युग्म उत्पादन होने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओगे सर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। बस सीधी सी बात याद रखना मेरे भाई, युग्म उत्पादन को रिपीट कर देना। युग्म उत्पादन में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जब एक किसी नाभिक पर कोई ऊर्जावान फोटान गामा फोटान गिराया जाता है तो नाभिक क्या करता है, उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। ये तभी टूटेगा जब उस पर जो एनर्जी डाली गई है नाभिक पर वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं होगी तभी। ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरे में क्या है, जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। अब विनाश करने के बाद तथा ये ऊर्जा
के दो रूप ऊर्जा के रूप तथा ऊर्जा के गड़बड़ लिखा है क्या, तथा ऊर्जा के दो रूप तथा ऊर्जा के रूप में, यहां लिख देते हैं, ऊर्जा के रूप में दो गामा फोटॉन की उत्पत्ति करते हैं और यही प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाती है। देखो एक पॉजिट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जब अपन संयोग करेगा तो इसकी एनर्जी h है, इसकी एनर्जी h है। तो एक h की जो ऊर्जा है वो हम लोग निकाले के बता सकते हैं 1.5 1.5 नहीं 5.1 5.1 मतलब 5.1 क्या हो जा रहा है यार, कितना गलत हो रहा है, सॉरी, मतलब 0.51 अलग अलग एनर्जी है। ठीक है भाई, इन एनर्जियों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, अगली एनर्जी भी आपकी आ जाएगी। इसको निकालेंगे सर कैसे, तो आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो E बराबर mc स्क्वायर निकालेंगे, जब E बराबर mc स्क्वायर से द्रव्यमान लिखेंगे कितना, 9.1 × 10⁻31 kg प्रकाश की चाल लिख देंगे, निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, आप बदलेंगे जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली एनर्जी आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। तो मेरा भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसके साथ, द्रव्यमान क्षति के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के साथ हम लोग निकलेंगे। आई होप यू क्लियर। अब छोटी मोटी जो मिस्टेक हुई जैसे मैंने अभी 2-3 मिस्टेक कर दी, बार बार दूसरा शब्द बोल दे रहा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।